चैनल में आपका स्वागत है। हमारी आज की कहानी है नाराज़गी। ये अदालत आप दोनों के तलाक को मंजूरी देती है। दोनों पक्षों की वकीलों की बहस और कार्यवाही के बाद जज साहब ने अपना निर्णय सुनाया। इतना सुनते ही कोर्ट में खड़े पारुल और आशीष विवाह बंधन से आज़ाद हो गए। उन दोनों के हाथ में तलाक के पेपर्स की एक एक कॉपी थी। दोनों बिल्कुल चुप खड़े थे। तभी पारुल के वकील आए और बड़ी खुशी से उसके मम्मी पापा को बधाई देने लगे। तो हाथ जोड़ते हुए पारुल की माँ ने भी वकील साहब को बड़ी खुशी से धन्यवाद कहा। वहीं आशीष, जो कभी तलाक के पक्ष में ही नहीं था, अदालत के इस फैसले के बाद हताश होकर अपनी कुर्सी पर ज्यों का त्यों बैठा रह गया। तो दूसरी ओर पारुल, जो लगभग 6 महीने से सिर्फ इसी दिन का इंतजार कर रही थी, न जाने क्यों आज अचानक उसे एहसास होने लगा कि आज शायद जीत कर भी वो हार गई थी। आसपास के लोगों में क्या बातें चल रही थी, उसे तो जैसे सुनना ही बंद हो गया था। उसी समय उसके कानों में एक आवाज़ पड़ी, आज से तुम आज़ाद हो पारुल। आवाज़ सुनते ही पारुल ने देखा तो आशीष उसके सामने था। पारुल ने सामने देखा कि आशीष का मायूस और निराश चेहरा आंसुओं से पूरी तरह भीगा हुआ था। इससे पहले कि पारुल उससे कुछ कह पाती, आशीष तेज कदमों से वहां से निकल गया। आशीष, आशीष, पारुल जोर जोर से उसे पुकारने लगी। एकाएक उसके कानों में माँ की आवाज़ आई, बेटी क्या हुआ? पारुल, पारुल, उठ बेटी, अरे कोई सपना देख रही थी क्या? पारुल नींद से जागी तो उसकी माँ बोली, बेटी वकील साहब का फ़ोन आया था, परसों कोर्ट का फैसला है। अब आशीष नाम की बेड़ियों से हमेशा के लिए तुम्हें मुक्ति मिल जाएगी। अब तुम्हें फिर से अपने नए जीवन की शुरुआत करनी है। अच्छा, जल्दी से उठकर नहा धो लो और तैयार हो जाओ, मैं तुम्हारे लिए खाना लगाती हूँ, कावेरी जी बोली। लेकिन पारुल को समझ में नहीं आ रहा था कि उसे अपनी माँ की यह बातें अच्छी क्यों नहीं लग रही थी। आखिरकार चाहती तो वो भी यही थी ना। कावेरी जी के जाने के बाद पारुल ने दरवाज़ा अंदर से बंद कर लिया और फूट फूट कर रोने लगी। काफ़ी देर रोने के बाद स्वयं ही अपने आंसू पोंछने लगी। तभी उसे याद आया कि जब भी वो रोया करती थी तो हमेशा आशीष उसके आंसू पोंछते हुए कहता था, अरे पारुल, तुम्हें मालूम है कि मुझे तुम्हारी आंखों में एक आंसू भी बर्दाश्त नहीं है। तुम्हारी आंखों में आंसू देखकर मुझे कुछ होने लगता है। फिर पारुल का मुंह ठीक करने के लिए आशीष बड़े प्यार से उसका सर सहलाता तो पारुल उसके सीने से लग जाती। लेकिन अब आशीष कहाँ था उसके पास उसे चुप कराने के लिए। बिस्तर पर लेटे लेटे पारुल अनायास ही यादों के समंदर में गोते खाने लगी। पारुल और उसकी बड़ी बहन मोनिका को माता पिता ने शुरू से ही बड़े लाडों से पाला था। खास तौर पर पारुल तो अपनी माँ की लाडली हुआ करती थी। अपनी किसी बात के लिए ना सुनना तो उसे पसंद ही नहीं था। अक्सर पारुल के पिता गंगाधर जी अपनी पत्नी से कहा करते, तुमने तो पारुल को लाड़ प्यार से बिगाड़ ही दिया है। अपनी बेटियों के इतने भी नखरे नहीं उठाने चाहिए कि वो किसी की सुने ही ना। ससुराल में जाकर अगर कोई इसकी मांग पूरी ना कर पाया तो। इस पर पारुल की माँ कहती, अरे हमने अपनी मोनिका के लिए कितना अच्छा लड़का ढूंढा है, हर एक ख्वाहिश को पूरा करता है उसकी। ऐसे ही पारुल के लिए भी हम वही लड़का ढूंढेंगे जो उसके लिए उसके सारे नखरे उठा पाए। आशीष एक बहुत बड़ा सरकारी ऑफिसर था, किसी फिल्म के हीरो से कम नहीं था दिखने में, लेकिन फिर भी अहंकार से बिल्कुल परे था। सादा जीवन जीने में विश्वास रखता था। जब पारुल के रिश्ते की बात उसके साथ चली तो कावेरी जी और गंगाधर जी को वो बहुत पसंद आया। उन्हें ऐसा लगा जैसे उनकी लाडली बेटी के नखरे केवल वही उठा सकता है। पारुल ने तो उसे देखते ही हाँ कर दी। आशीष के माता पिता, जो गांव में रहते थे, अपने बेटे के विवाह के लिए कुछ दिन पहले उसके घर आ गए। बड़ी धूमधाम से उन दोनों की शादी हुई, परंतु शादी के तुरंत बाद पारुल ने तो जिद ठान ली कि हनीमून के लिए तो वो सिर्फ और सिर्फ पेरिस ही जाएगी, जबकि आशीष भारत में ही कहीं घूमना चाहता था। उसने उसे समझाने की बहुत कोशिश की, परंतु पारुल मानने को तैयार ही नहीं थी। पेरिस की टिकट करवाने के लिए उसने अपनी माँ को फ़ोन पर कह दिया। इस बारे में जब आशीष को पता चला तो उसे बड़ा दुख हुआ। वो बोला, पारुल, तुमने अपनी माँ से क्यों कहा विदेश की टिकट करवाने के लिए? क्या मैं यह काम नहीं कर सकता था? फिर पारुल बोली, अरे तुमने मेरी बात नहीं मानी तो मैंने माँ से कह दिया। पता है वो मेरी बात कभी नहीं टालती,
लेकिन पारुल, मैंने मना भी तो नहीं किया था ना, अभी तो सिर्फ हमारी बात ही हुई थी। देखो, अगर तुम विदेश जाना चाहती हो तो यही सही, परंतु मैं तुम्हें अपने पैसे से ले जाना चाहता हूँ, इसलिए तुम माँ को टिकट के पैसे वापस कर दो। अरे आशीष, इसमें इतना परेशान होने वाली कौन सी बात है? अब मेरे मम्मी पापा हम लोगों से अलग थोड़ी ना हैं। पारुल की जिद पर आखिरकार आशीष को पारुल की बात माननी पड़ी और शादी के 5 दिन बाद ही दोनों पेरिस के लिए रवाना हो गए। पेरिस के होटल में पहुंचते ही पारुल अपने आलीशान कमरे और फर्नीचर को देखकर खुशी से उछल पड़ी। कुछ देर आराम करके बाहर घूमने जाने के लिए तैयार हुए तो पारुल जीन्स टॉप पहनकर बाहर आई तो आशीष उसकी सुंदरता को देखकर मंत्रमुग्ध रह गया। अरे मेरे पतिदेव, अब जल्दी भी चलो। पति का हाथ पकड़कर पारुल चंचल स्वर में बोली। आशीष, जानते हो, यहाँ सब कुछ देखकर मुझे ऐसा लग रहा है जैसे ये सब एक सपना हो। वैसे अच्छा ही हुआ जब मैंने मम्मी पापा को हमारी यहाँ की टिकट्स बुक करवाने को कह दिया, नहीं तो तुम तो मुझे वहीं आसपास की किसी छोटी मोटी जगह पर ले जाते। अगर तुम्हारे भरोसे बैठी रहती तो मुझे यह नज़ारे देखने को ही ना मिलते। बचपने में पारुल ने यह बात कह दी तो आशीष को बहुत बुरा महसूस हुआ, परंतु उसने उसे कुछ नहीं कहा और उधर पारुल तो सिर्फ अपनी ही धुन में मस्त थी। हालांकि यह बात आशीष को भी अच्छी तरह मालूम थी कि पारुल ऐसी बातें नादानी वश कह देती है, लेकिन उसका दिल अच्छा है और वैसे भी उसकी यह मासूमियत तो उसे पसंद आ गई थी। उसने पारुल को उसके कमियों के साथ अपनाया था। यूं ही दिन बीतने लगे। पारुल और आशीष एक दूसरे के साथ बहुत खुश थे। जिस समय वे वापस भारत लौटे तो उन्हें लेने के लिए कावेरी जी ड्राइवर के साथ गाड़ी लेकर एयरपोर्ट पर पहुंच गईं और बोली, आज तुम दोनों हमारे घर पर ही चलो, खाना तैयार है। तभी आशीष बोला, अरे नहीं माँ जी, घर पर माँ बाबूजी भी हमारे इंतजार कर रहे हैं। माँ ने भी खाना बना कर रखा है। 2-3 दिन बाद वो गांव वापस लौट जाएंगे, फिर हम आ जाएंगे। अरे बेटा, पर मैंने इतने प्यार से खाना बनाया है, उसका क्या? कावेरी जी ने कहा तो पारुल भी अपनी माँ के साथ जाने की जिद करने लगी। ठीक है पारुल, अगर तुम्हें जाना है तो जा सकती हो, लेकिन मुझे तो घर जाना होगा। कल ऑफिस के लिए सुबह जल्दी निकलना है। ऐसा कहकर आशीष अपने घर चला गया। जब पारुल के पिता गंगाधर जी ने उसे अपने घर देखा तो उसे समझाते हुए उसे बोले, बेटी, तुझे पहले अपने ससुराल जाना चाहिए था। तेरे सास ससुर तेरी राह देख रहे होंगे। तभी कावेरी जी उन्हें झिड़कते हुए बोली, अरे आप भी ना, हमारी बेटी इतने दिनों बाद आई है, फिर भी उसे हाल चाल पूछने की बजाय आपको उसे ससुराल भेजने की पड़ी है। ससुराल कहाँ भागा चला जा रहा है? पहले हम तो मिल ले अपनी बेटी से। ऐसा कहते हुए कावेरी जी अपनी बेटी के सिर पर हाथ फेरने लगी। पिता के समझाने पर पारुल शाम को अपने ससुराल वापस लौट गई। अगले दिन सुबह आशीष पारुल को नींद से जगाने लगा। पारुल उठो, सुबह के 10 बजने को आए हैं, मम्मी पापा क्या सोचेंगे? तो पारुल बोली, अरे आशीष, अभी नहीं, अभी मुझे और सोना है। इतना लंबा सफर था, थकान उतरी नहीं है। ऑफिस जाने के लिए आशीष तो तैयार होकर कमरे से बाहर आ गया। उसकी माँ ने नाश्ता लगाया तो आशीष ने कहा, माँ, वो सफर की थकान हो गई थी ना, इसलिए पारुल अभी उठी नहीं। आते कोई बात नहीं बेटा, सोने दो बहू को। बेटे बहू के हनीमून से लौटने के बाद पूरा 1 हफ्ता आशीष के माता पिता उनके घर पर रहे, परंतु पारुल ने उन्हें एक दिन भी खाना पकाकर नहीं खिलाया। कभी तो मार्केट शॉपिंग करने चली जाती या कभी बाहर घूमने फिरने चली जाती, और कुछ नहीं तो मम्मी से मिलने के लिए मायके चली जाती। उसकी सास ससुर भी जानते थे कि वो दिल की बुरी नहीं है। अक्सर पारुल उनके पास बैठकर उनके साथ खूब सारी बातें किया करती थी। उनके साथ उसका खासा लगाव हो गया था। जब उसकी सास ससुर गांव वापस जाने लगे तो पारुल उनके गले लगकर खूब रोई। सास ससुर के जाने के बाद पारुल को घर पर अकेलापन खाने को दौड़ता था, लेकिन आशीष अपने काम में बहुत अधिक व्यस्त रहता था। एक दिन पारुल ने आशीष से कहा, हमें कहीं घूमने गए बहुत दिन हो गए, नई मूवी लगी है, एक काम करते हैं, आज शाम को तुम जल्दी आ जाना। पहले मूवी देखने चलेंगे, फिर डिनर भी बाहर करेंगे। पारुल इतनी उत्साहित थी कि उसे मना करना आशीष को ठीक नहीं लगा, इसलिए उसने हाँ कर दी। बाहर जाने के लिए पारुल बहुत खुशी से तैयार होने लगी।
शाम को उसने खूबसूरत सा सलवार सूट पहना और अच्छे से मेकअप किया। लेकिन उसी समय आशीष का फ़ोन आया, पारुल आज जल्दी आना, थोड़ा मुश्किल हो जाएगा, बहुत काम है। इतना सुनते ही पारुल की भौहें तन गई और पारा चढ़ गया। उसी समय वो अपनी मम्मी के घर चली गई और सारी बात बताते हुए ज़ोर ज़ोर से रोने लगी। उसकी बात सुनकर उसके पापा ने उसे प्यार से समझाया कि बेटा, आशीष को कोई बहुत ज़रूरी काम होगा, इसलिए ऐसे नाराज़ होना ठीक नहीं है। तभी कावेरी जी ने कहा, ऐसा भी क्या ज़रूरी काम आ गया? मेरी बेटी उसके घर की नौकरानी तो नहीं, जो दिन भर उसके घर का सारा काम भी करे और वो उसे एक फिल्म दिखाने भी नहीं ले जा सकता। चल बेटी, आज हम दोनों ही शॉपिंग पर चलते हैं, डिनर भी बाहर ही करेंगे। उसकी मम्मी ने कहा तो पारुल खुशी से चहकने लगी। आई लव यू मम्मी, इतना ध्यान रखती हैं आप मेरी खुशी का। कहते हुए पारुल अपनी माँ की गले लग गई। पारुल अपनी माँ के साथ शॉपिंग करने चली गई, लेकिन उधर आशीष जल्दी से अपना काम निपटाने लगा, यह सोचकर कि मूवी किसी और दिन देख लेंगे, लेकिन डिनर तो मैं अपनी पत्नी को बाहर ही करवाऊंगा। पारुल को सरप्राइज देने के लिए जैसे ही आशीष घर पहुंचा तो अपनी पत्नी को घर पर न देखकर हैरान रह गया। उसने तुरंत पारुल को फ़ोन किया तो वो बोली, सॉरी आशीष, अब मैं तो मम्मी के साथ बाहर डिनर करने आ गई हूँ। यह सुनते ही आशीष उदास हो गया। लेकिन तुम्हें एक बार फ़ोन करके बताना तो चाहिए था ना, आशीष ने कहा। अरे आशीष, मुझे तुम्हें बताना याद नहीं रहा, और वैसे भी मेरा मूड ख़राब करने में तुमने तो कोई कमी नहीं छोड़ी थी। वो तो मेरी मम्मी है जो इतना क्या ख्याल रखती है मेरा। दोपहर के राजमा चावल पड़े हैं, तुम गरम करके खा लेना, मैं थोड़ी देर में घर पहुंच जाऊंगी। पारुल की यह बात आशीष को बहुत बुरी लगी। बिना खाना खाए ही वो बिस्तर पर लेट गया। कुछ देर बाद पारुल भी घर लौट आई। अगले दिन आशीष जैसे ही ऑफिस जाने लगा तभी पारुल बोली, आशीष, मेरी तबीयत कुछ ठीक नहीं लग रही। और इतना कहते कहते वो जल्दी से वॉश बेसिन की तरफ गई। तभी उसे उल्टी आ गई। आशीष थोड़ा परेशान हो गया। पारुल, आजकल तुम्हारा बाहर का खाना ज़्यादा ही हो रहा है, उसी कारण शायद अपच की शिकायत हो गई है। पहले तुम्हें डॉक्टर के पास ले चलता हूँ, ऑफिस बाद में जाऊँगा। ऑफिस में फ़ोन करके आशीष ने देर से आने को कह दिया और पारुल को डॉक्टर के पास ले गया। डॉक्टर ने पारुल का चेकअप किया। थोड़ी देर बाद आशीष को केबिन में बुलाया गया। घबराते हुए आशीष ने पूछा, सब कुछ ठीक तो है ना डॉक्टर? तो डॉक्टर एक मुस्कुराहट के साथ बोली, अरे नहीं आशीष जी, यह चिंता की नहीं, खुशी की बात है, आपकी पत्नी माँ बनने वाली है। ये बात सुनते ही आशीष की खुशी का ठिकाना ना रहा, परंतु पारुल कुछ परेशान हो गई। जब वे दोनों गाड़ी में बैठकर घर पहुँचे तो पारुल बोली, आशीष, मैं अभी बच्चा नहीं चाहती थी। आशीष उसकी यह बात सुनकर हक्का बक्का रह गया और फिर प्यार से समझाते हुए बोला, पारुल, तुम यह बात अभी तो कह रही हो, लेकिन देखना, जब हमारा बच्चा इस दुनिया में आएगा ना, तब उस पर सबसे ज़्यादा प्यार तुम ही लुटाओगी, फिर तो तुम मुझे भी भूल जाओगी। आशीष के समझाने पर पारुल के चेहरे पर एक फीकी सी मुस्कान आ गई। पति के कंधे पर सर रखकर वो कुछ देर यूं ही बैठी रही। जब से आशीष को यह खुशखबरी मिली थी तब से वो पूरी कोशिश कर रहा था कि पारुल पर किसी भी चीज़ का तनाव न रहे। उसे आराम देने के लिए आशीष ने घर पर एक फुल टाइम मेड भी लगवा दी। अभी एक सप्ताह मुश्किल से ही बीता था कि पारुल के पास उसकी सहेली का एक फ़ोन आया। कुछ देर यहाँ वहाँ की बातें करने के बाद पारुल ने उसे बताया कि वो माँ बनने वाली है। तो यह सुनकर उसकी सहेली आश्चर्य मिश्रित भाव से बोली, व्हाट आर यू सेइंग पारुल, इतनी बड़ी बेवकूफ़ी तुम कैसे कर सकती हो? अभी तो तुम्हारी शादी हुई थी, ये टाइम तो लाइफ एंजॉय करने का था, और तुम अभी से इन सब झमेलों में फंस गई। ये बात समझ ले पारुल, एक बार तेरा बच्चा इस दुनिया में आ गया, फिर तेरी अपनी आज़ादी तो गई, अपनी लाइफ तो भूल ही जाना। फिर सहेली की बात सुनकर पारुल ने कहा, अरे क्या बताऊं यार, मैं भी अभी इन सब बातों में कहाँ फंसना चाहती थी, लेकिन अब क्या करूं, कुछ समझ में नहीं आ रहा। मेरा पति आशीष तो इस बात को सुनकर इतना खुश है कि मैं बता नहीं सकती। अरे पारुल, इन आदमियों का क्या है, असली फ़र्क तो एक औरत की ज़िंदगी में आता है। पूरी बॉडी का बैलेंस बिगड़ जाता है, ज़िंदगी में उथल पुथल मच जाती है। तू मेरी बात मान, अभी भी देर नहीं हुई, अभी तो इस परेशानी से छुटकारा पा सकती है।
फ़ोन रखने के बाद पारुल सोच विचार में पड़ गई। एक ओर तो उसे आशीष की खुशी का ख्याल आने लगता, तो दूसरी ओर अपनी ज़िंदगी की आज़ादी के बारे में सोचकर परेशान होने लगती। काफ़ी देर सोचने के बाद आखिरकार वो एक फैसले पर पहुंच गई। उसने अपनी माँ को फ़ोन लगाया। सारी बात बताते हुए उसने स्पष्ट कर दिया कि वो यह बच्चा नहीं चाहती। ये सुनकर उसकी मम्मी ने भी उसका साथ देते हुए कहा, बेटी तुम वही करो जिसमें तुम्हारी खुशी हो, तुम्हारे हर फैसले में मैं तुम्हारे साथ हूँ। जब शाम को आशीष घर लौटा तो पारुल ने कहा, आशीष मैंने फैसला कर लिया है। पारुल की बात सुनकर आशीष हैरानी से उसे देखने लगा। लेकिन किस बात का फैसला पारुल? यही कि मैं अभी ये बच्चा नहीं चाहती। सुनते ही आशीष को ऐसा लगा जैसे उसके कानों में किसी ने गर्म शीशा घोल दिया हो। क्या कहा? तुम ऐसा सोच भी कैसे सकती हो? अरे एक माँ तो ममता की मूरत होती है और तुम इतनी कठोर हो गई कि हमारे नन्ही सी जान को जान से मार देने को तैयार हो गई। फिर आशीष ने अपने गुस्से पर काबू किया और थोड़ी देर बाद उसे प्यार से समझाता हुआ बोला, देखो पारुल, हमारे बच्चे की सारी जिम्मेदारी केवल तुम्हारी नहीं होगी। रात को जब वो जागेगा तो मैं उसके साथ जागूंगा, उसका ख्याल भी रख लूंगा। वो कपड़े गंदे करेगा तो उसका डायपर भी बदल दूंगा। उसे भूख लगेगी तो दूध की बोतल भी तैयार कर दूंगा। तुम्हें कोई तकलीफ नहीं आने दूंगा। ओ कम ऑन आशीष, ये बातें बोलकर मुझे इमोशनली ब्लैकमेल करने की कोई ज़रूरत नहीं है। डॉक्टर से मेरी बात हो चुकी है, हम लोग कल ही अस्पताल चलेंगे इस बच्चे से छुटकारा पाने के लिए। पारुल के मुंह से यह बात सुनकर आशीष अपना आपा खो बैठा और जोर से चिल्लाते हुए बोला, तुम सोच भी कैसे सकती हो कि इस घिनौने काम में मैं तुम्हारा साथ दूंगा। तभी पारुल बोले, ठीक है आशीष, मैंने तुम्हें बताना था तो बता दिया। अब तुम मेरे साथ आओ या ना आओ वो तुम्हारी मर्जी, लेकिन कानूनी तौर पर मुझे ये फैसला लेने का पूरा हक है कि मैं अपना बच्चा रखूं या नहीं। फिर आशीष गुस्से से कांपता हुआ बोला, पारुल, इस बच्चे पर जितना हक तुम्हारा है ना, उतना ही मेरा भी है। तो इसकी जिंदगी का फैसला तुम अकेले नहीं कर सकती हो। आशीष, अब मैं किसी बहस में नहीं पड़ना चाहती। मैंने जो फैसला कर लिया सो कर लिया। इतना कहकर पारुल बिस्तर पर जाकर सो गई। लेकिन आशीष की आंखों से नींद गायब हो चुकी थी। वो रात उसने बड़ी मुश्किल से काटी और अगले दिन सुबह पारुल के घर फोन कर दिया। उस समय पारुल के पापा घर पर थे। उन्होंने फोन उठाया तो आशीष ने उन्हें पारुल के माँ बनने की बात बताई। तो वो बोले, अच्छा, बड़ी खुशी की बात है ये तो आशीष बोला, लेकिन पापा, आपकी बेटी तो इस बात को समझने को तैयार ही नहीं है। वो अपने बच्चे को इस दुनिया में ही नहीं लाना चाहती। ये सुनकर पारुल के पापा ने उसे फोन किया और बहुत समझाया कि वो अपना फैसला बदल ले, लेकिन वो तो मानने को तैयार ही नहीं थी। थोड़ी देर में तैयार होकर अपना पर्स उठाते हुए पारुल बोली, आशीष, आखिरी बार पूछ रही हूँ, तुम मेरे साथ चलोगे या नहीं? लेकिन आशीष ने कुछ नहीं कहा। अच्छा तो ठीक है, मैं अस्पताल जा रही हूँ, तुम्हारा इंतज़ार करूँगी। अगर तुम नहीं आए तो मैं समझ जाऊँगी कि तुम्हें मुझसे कोई रिश्ता रखना ही नहीं है। उसके बाद फिर कभी मैं यहाँ नहीं आऊँगी। पारुल अस्पताल पहुँची तो उसकी मम्मी वहाँ उसका पहले से ही इंतज़ार कर रही थी। सब तैयारियाँ हो चुकी थीं। कुछ ही देर बाद पारुल का अबॉर्शन करवा दिया गया। ये बात पता चलने पर थोड़ी ही देर में उसके पापा भी वहाँ पहुँच गए। जब ऑपरेशन थिएटर से बाहर आई तो पारुल यहाँ वहाँ देखने लगी। आशीष कहीं नहीं था। पारुल ने उसे फ़ोन लगाने की कोशिश की, लेकिन उसने फ़ोन नहीं उठाया। कमाल है, इतनी भी क्या नाराज़गी जो फ़ोन पर बात तक नहीं कर रहा मुझसे, पारुल ने कहा। तो उसके पापा बोले, पारुल, आज जो हरकत तुमने की है, आशीष की जगह अगर कोई और होता तो बात करना तो दूर, तुमसे नाता ही तोड़ लेता। सच कहूँ तो आज अपनी परवरिश पर मुझे शर्म आ रही है। ऐसा कहकर वो उठकर कमरे से बाहर चले गए। पारुल ने आशीष को फिर से फ़ोन लगाया। बहुत देर बाद उसने फ़ोन उठाया तो बोला, अब क्या बताने के लिए मुझे फ़ोन किया है कि हमने प्यार की निशानी को तुमने इस दुनिया में आने से पहले ही ख़त्म कर दिया। वैसे एक तरह से तो अच्छा हुआ, क्योंकि माँ बनने के लायक तो तुम हो ही नहीं। तुम्हारे क्या जानो माँ की ममता क्या होती है। यह सुनकर पारुल रूंधे स्वर में बोली, आशीष, मुझे लेने कब आओगी तुम?
हम साथ बैठकर आपसी मनमुटाव को सुलझा लेंगे। बस पारुल, अब और नहीं। अब हमारे बीच बात करने को कुछ नहीं बचा। जब तुम्हें आना हो तो आ जाना, लेकिन अब मैं तुम्हें लेने नहीं आऊँगा। इतना कहकर आशीष ने फ़ोन रख दिया तो पारुल की आंखों से आंसू फूट पड़े कि आखिर उसकी हर मांग पूरी करने वाला उसका पति इतना कठोर कैसे हो गया। उसी समय उसकी माँ कमरे के अंदर आई तो पारुल को इस तरह रोते देखकर बोली, अरे क्या हुआ? मेरी बेटी को ऐसे क्यों रो रही है? मम्मी, आशीष मुझसे बहुत ज़्यादा गुस्सा है। कहते हैं कि अब मुझे कभी लेने नहीं आएंगे। क्या मैंने कोई गुनाह किया है? इतना कहते कहते पारुल अपनी माँ के गले लगकर सुबकने लगी तो उसकी माँ उसके आंसू पोंछते हुए बोली, अरे किसने कहा कि तुम दोषी हो? कोई गलत काम नहीं किया तुमने। तेरी माँ हमेशा तुम्हारे साथ है। चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है। माँ की आवाज़ सुनकर पारुल को पूरा विश्वास हो गया कि उसने बिल्कुल सही फैसला लिया है। आशीष तो यूं ही राई का पहाड़ बना रहा है। माँ के साथ पारुल अपने मायके में आ गई। वहाँ रहते हुए हर पल आशीष के आने का वो इंतज़ार कर रही थी, लेकिन ना तो आशीष उसे लेने आया, न ही कभी उसने कोई कॉल या मैसेज किया। हर दिन बीतने के साथ साथ पारुल की बेचैनी में इजाफा हो रहा था। अपने मोबाइल फ़ोन में आशीष के साथ खुद की फ़ोटो देख देख कर वो बस रोती ही जा रही थी। तभी उसके पिता गंगाधर जी उसके पास आए और बोले, बेटी, मैं जानता हूँ कि तू आशीष से बहुत प्यार करती है। उसके बिना एक एक पल काटना तेरे लिए दूभर हो रहा है। उसे फ़ोन क्यों नहीं कर लेती? यदि तू एक कदम आगे बढ़ाएगी ना तो मुझे पूरा यकीन है आशीष तुझे लेने आ जाएगा। तो गुस्से में आकर पारुल बोली, क्यों पापा, मैं फ़ोन क्यों करूं? आखिर मैंने ऐसा भी कौन सा गुनाह कर दिया? तो उसके पापा ने कहा, बेटी, जब तुम अपनी जिद छोड़ना ही नहीं चाहती तो फिर दिन भर खुद को कमरे में बंद करके रोती क्यों रहती हो? इतना सुनते ही पारुल बोली, आखिर कैसे पिता हैं आप? मेरी परेशानी भी आपको नजर नहीं आती। हमेशा आप मुझे ही गलत ठहराते रहते हो। हाँ बेटी, तुमने सही कहा। कैसा बाप हूँ मैं जो अपने औलाद को सही और गलत के बीच फर्क ना समझा सका। और वैसे तुम क्या जानो माता पिता के लिए उनकी संतान क्या मायने रखती है। तुमने तो अपनी ही संतान को का इतना कहते कहते उसके पापा चुप हो गए और कमरे से बाहर निकल आए। पिता की बात सुनकर पारुल को ऐसा लगा जैसे किसी ने उसके मुंह पर एक करारा तमाचा जड़ दिया हो। गंगाधर जी जानते थे कि उनका दामाद आशीष बहुत समझदार है, इसलिए अपनी बेटी के रिश्ते को बचाने के लिए उन्होंने आशीष को फ़ोन लगाया। बेटा, तुम्हें कुछ कहने का मेरे पास कोई हक तो नहीं रह गया। मेरी बेटी की करतूतों ने यह हक भी मुझसे छीन लिया है, परंतु फिर भी अपनी बेटी की तरफ से मैं तुमसे माफ़ी मांगता हूँ। बेटा, मैं जानता हूँ कि मेरी बेटी बहुत ज़िद्दी है, लेकिन यह भी सच है कि वो तुमसे बेइंतहा प्यार करती है। मैं हाथ जोड़कर गुजारिश करता हूँ आशीष बेटा, इस रिश्ते को एक बार फिर से मौका दो। नहीं पापा, यह आप कैसी बात कर रहे हैं? मैंने तो पहले ही पारुल से कहा था कि अगर उसका है वो जब मर्जी वापस आ सकती है। लेकिन फिर भी यदि आप कहते हैं तो मैं एक बार फिर से उससे बात करूंगा। अगर मेरे बात करने से हमारा रिश्ता सुधर जाता है तो इसमें मुझे कोई हर्ज नहीं है। कुछ देर बाद आशीष ने पारुल को फ़ोन लगाया तो आशीष की कॉल देखकर पारुल के चेहरे पर मुस्कुराहट आ गई। झट से उसने फ़ोन उठाया तो दूसरी ओर से आशीष की आवाज़ आई, हेलो पारुल, कैसी हो तुम? थोड़ी नाराज़गी जताते हुए पारुल बोली, आशीष, इतने दिनों बाद तुम्हें आज मेरी याद आई है। यह तक जानना भी ज़रूरी नहीं समझा तुमने कि मेरी तबीयत ठीक भी है या नहीं। अच्छा छोड़ो, अब ये बताओ कि कैसे फ़ोन किया? तो आशीष बोला, देखो पारुल, जो हो गया सो हो गया। अब अपना सारा गुस्सा भूलकर अपने घर वापस आ जाओ। अगर तुम कहती हो तो आज शाम को मैं तुम्हें लेने आ जाता हूँ। तभी पारुल ने कहा, आशीष, मुझे आने में कोई परेशानी नहीं है, लेकिन मैं नहीं चाहती कि फिर से हमारे बीच कोई मनमुटाव पैदा हो। क्या मतलब है तुम्हारा? मैं समझा नहीं पारुल। आशीष ने कहा तो पारुल बोली, मतलब ये कि मेरी एक शर्त है कि जब तक मेरी मर्जी नहीं होगी तब तक हम फैमिली प्लानिंग के बारे में नहीं सोचेंगे। यह निर्णय लेने का अधिकार केवल मेरा होगा।
तभी आशीष हैरानी से बोला, अरे पारुल, हमारा पति पत्नी का रिश्ता है तो इस रिश्ते में शर्तें कहाँ से आ गईं? अपनी मनमानी करके पहले भी तुम बहुत बड़ी गलती कर चुकी हो। ठीक है आशीष, अगर तुम अपनी जिद पर अड़े हो तो फिर मैं तुम्हारे घर वापस नहीं आऊंगी, पारुल बोली। तो आशीष गुस्से में आ गया और बोला, पारुल, तुम्हारे पापा के कहने पर मैंने फिर से अपने रिश्ते को सुलझाने की कोशिश की, लेकिन मुझे यह मालूम नहीं था कि तुम इतनी नासमझ हो। अच्छा, तो तुम्हें मेरी याद नहीं आई थी? तुम पापा के कहने पर मुझसे बात कर रहे थे और मैं समझ रही थी कि तुम अभी मुझसे प्यार करते हो। अब तो मैं हरगिज तुम्हारे साथ नहीं आऊंगी। इतना कहकर पारुल ने फोन पटक दिया और जोर से चिल्लाते हुए बोली, पापा पापा, कहाँ हैं आप? तभी उसकी माँ दौड़ती हुई आई और बोली, क्या हुआ बेटी, क्यों चिल्ला रही हो? तो पारुल चिल्लाई, मम्मी, आखिर पापा चाहते क्या हैं? अगर उन्हें मैं बोझ लग रही हूँ तो मैं यह घर भी छोड़कर चली जाऊंगी। तभी गंगाधर जी भी वहां आ गए। उन्हें देखते ही पारुल गुस्से से बोली, आखिर मुझसे पूछे बिना आपने आशीष को फोन क्यों किया? उसके सामने क्यों गिड़गिड़ाए? वो तो यही समझ रहा होगा ना कि मैं उसके बिना नहीं रह सकती। आखिर मेरी जिंदगी का फैसला आपने मुझसे पूछे बिना कैसे ले लिया? हाँ बेटा, मैं गलत था जो सोच रहा था कि तुम समझने पर समझ जाओगी, लेकिन अपने जिद के आगे तुम्हें कुछ नजर ही कहाँ आता है। अगर तुम्हें इतना ही घमंड है तो अपनी जिंदगी अपने हिसाब से ही जी लो। मैं अब तुम्हें कुछ नहीं कहूँगा। इतनी बात कहकर गंगाधर जी अपने कमरे में चले गए। तो पारुल पीछे से चिल्लाते हुए बोली, हाँ हाँ जाइए, मैं भी दिखा दूंगी आशीष को कि उसके बिना भी मैं बहुत आराम से जी सकती हूँ। पता नहीं क्या समझता है वो खुद को। माँ, आप अभी वकील से बात कीजिए और डिवोर्स के पेपर रेडी करवाइए। अब मैं उसके साथ हरगिज नहीं जी सकती। डिवोर्स की बात सुनकर उसकी माँ ने उसे आराम से अपने पास बिठाया और समझाने लगी, बेटी, इतना गुस्सा ठीक नहीं है। कभी ठंडे दिमाग से भी काम लेना चाहिए। ऐसा ना हो कि इतना बड़ा फैसला लेने के बाद तुम्हें पछताना पड़े। नहीं माँ, बहुत हो गया, यह मेरा आखिरी फैसला है। लेकिन बेटी, तुम्हारी फोन पर बात क्या हुई, यह तो बताओ, कावेरी जी ने पूछा। तो पारुल ने आशीष के साथ हुई सारी बात बता दी। तो कावेरी जी बोली, ठीक है बेटी, अगर आशीष ही कुछ सुधरना नहीं चाहता तो आगे बढ़ाने में ही तेरी भलाई है। हम वकील से बात करते हैं, वही होगा जो मेरी बेटी चाहेगी। कुछ ही दिनों में आशीष के पास डिवोर्स के कागज पहुंच गए। जैसे ही उसने वो कागज पढ़े तो हैरान रह गया। उसे ऐसा लगा जैसे पूरी धरती हिलने लगी है और वो चक्कर खाकर गिर पड़ेगा। सारी पुरानी बातें उसके जहन में आने लगीं और उसका सर घूमने लगा। सर पकड़कर वो धम्म से जमीन पर बैठ गया। नहीं, मेरी पारुल ऐसा नहीं कर सकती। ऐसा सोचते हुए आशीष पारुल को फोन मिलाया, परंतु दूसरी ओर से पारुल की मां ने फोन उठाया। मैं पारुल से बात करना चाहता हूँ, आशीष ने कहा। तो कावेरी जी बोली, अरे अब बात करने को बाकी बचा ही क्या है? पारुल तुमसे बात करना नहीं चाहती। नहीं माँ, मैं जानना चाहता हूँ कि क्या यह उसका अंतिम निर्णय है। हाँ, अब मेरी बेटी उस जेल में घुट घुट कर जीना नहीं चाहती। वो इस अनचाहे बंधन से आज़ाद होना चाहती है। इतना कहकर कावेरी जी ने फोन रख दिया। दिन यूं ही बीतने लगे। एक दिन अपने कमरे में उदास बैठी हुई पारुल का किसी से बात करने का मन हुआ तो उसने अपनी बड़ी बहन मोनिका को फोन लगा दिया। बातें करते हुए मोनिका बोली, तुझे क्या बताऊं पारुल, मेरी तो भूख और प्यास के मारे जान ही निकली जा रही है। तो पारुल हैरानी से बोली, अरे तो खाना क्यों नहीं खाया अभी तक? ओफो पारुल, तू तो ऐसे कह रही है जैसे तुझे पता ही नहीं। आज करवा चौथ है और तेरे जीजा जी के लिए मैंने व्रत रखा है। पता है, मुझे मेरी पसंद की एक बहुत खूबसूरत सी साड़ी खरीद कर दी है तेरे जीजा जी ने। सुबह सुबह जब मैं सज धज कर तैयार हुई, तेरे जीजा जी आशिक बने बस मुझे एकटक देखते जा रहे थे। आज रात को हम किसी अच्छे से रेस्टोरेंट में डिनर भी करने जाने वाले हैं। करवा चौथ का नाम सुनते ही पारुल के हाथ से मोबाइल छूट कर नीचे गिर गया। सोचने लगी, भूखी प्यासी होते हुए भी कितनी खुश लग रही थी मोनिका, कितनी लकी है वो। पारुल के मुंह से अचानक निकला। फिर बोली, खुशकिस्मत तो मैं भी कम नहीं थी।
पिछले साल की ही बात है, करवा चौथ पर मैं कितनी उतनी उत्साहित थी। लाख मना किया था मैंने आशीष को, फिर भी उन्होंने मेरे लिए व्रत रखा था। और तो और सुबह सुबह उठकर उन्होंने मेरी पसंद के सारे व्यंजन बनाकर रख दिए थे। एक साथ बैठकर हम दोनों ने सरगी खाई थी। पूरा दिन मेरे साथ भूखे प्यासे रहे थे वो, और रात को एक बढ़िया से 5 स्टार होटल में डिनर करवाने भी ले गए थे। सोचते सोचते पारुल के चेहरे पर एक मुस्कान आ गई, परंतु अगले ही पल उसकी आंखों से झरझर आंसू बहने लगे। दिल के किसी कोने में उसे एहसास हो रहा था कि उससे बहुत बड़ी गलती हो गई है। एक दिल तो किया कि अभी के अभी आशीष को फ़ोन करके अपने किए की माफ़ी मांग ले। तभी उसे बाहर से माँ की आवाज़ आई, पारुल देख तो कोई लेटर आया है। पारुल ने खोल कर देखा तो उसमें तलाक के कागज़ थे, जिन पर आशीष ने दस्तखत किए हुए थे। एकाएक मन में जज्बातों का तूफान उमड़ आया। आशीष ने साइन कर दिए, इसका मतलब अब वो भी इस रिश्ते से छुटकारा चाहता है। एक मैं ही पागल थी जो अब भी उससे बात करने की सोच रही थी। तो ठीक है, अगर आशीष को मेरी परवाह नहीं है तो मैं क्यों उसे फ़ोन करूं? गुस्से में आकर उसने मोबाइल बिस्तर पर पटक मारा। उस दिन बीते तो एक दिन पारुल बाजार गई, वहां उसे अपनी सहेली मिली। उसे अपनी सहेली पहले से कुछ बदली बदली दिखाई दी। उसका वजन भी कुछ बढ़ चुका था। पूछने पर उसकी सहेली ने मुस्कुराते हुए बताया कि वो माँ बनने वाली है। अपनी सहेली के मुंह से यह बात सुनकर पारुल के होश उड़ गए, क्योंकि इसी सहेली ने उसे बच्चे के चक्कर में ना पड़ने की सलाह दी थी। बड़ी मुश्किल से स्वयं को संभालते हुए पारुल बोली, क्या? लेकिन तू तो मुझे सलाह दिया करती थी कि अभी सब इस झंझट में पड़ने की ज़रूरत नहीं है, और अब तू ही पारुल, अब तू ही। हाँ पारुल, वो क्या है ना, अगर अब इस बारे में ना सोचते तो 1 साल बाद हमें अपना परिवार बढ़ाने के बारे में सोचना तो था ही ना, तो फिर अब क्यों नहीं? इतना सुनते ही पारुल का दिमाग जैसे सुन्न हो गया। इसके बाद वो कुछ और न बोल पाई और सीधा अपने घर वापस आ गई। उसके दिमाग में विचारों का तूफान जोर मारने लगा। आज पहली बार उसे अपने किए गुनाह का एहसास हो रहा था। कुछ देर बाद उसकी माँ उसके पास आई और बोली, पारुल बेटी, एक बहुत बड़ी खुशखबरी है। वकील साहब का फ़ोन आया था, बस 2 दिन के बाद कोर्ट की अगली हियरिंग में तुम्हारे तलाक को मंजूरी मिल जाएगी। उस जेल खाने से अब तुम हमेशा के लिए आज़ाद हो जाओगी। पता है बेटी, मैंने तो तुम्हारे लिए एक लड़का भी देख लिया है, बड़े ही अच्छे खानदान से है, तुम्हें तो अपनी पलकों पर बिठा कर रखेगा, कावेरी जी ने कहा। तो पारुल जोर से चिल्लाई, बस करो मम्मी, मुझे नहीं करनी दोबारा शादी, भगवान के लिए मुझे अभी अकेला छोड़ दो। न जाने कितने ही घंटे बीत गए, लेकिन पारुल तो बस अपने मोबाइल में आशीष की तस्वीर को देखती जा रही थी। उसी समय उसके पिता गंगाधर जी उसके कमरे में आए और उसके पास बैठकर बड़े प्यार से उसके सर को सहलाने लगे। अपने पिता के स्पर्श को महसूस करते ही पारुल उनके गले लग गई और फूट फूट कर रोने लगी। तभी गंगाधर जी बोले, बेटी, आज तुझे इतना दुख क्यों हो रहा है? तुझे तो खुश होना चाहिए, आखिर वही तो हो रहा है जो तू चाहती थी। तो पारुल बोली, नहीं पापा, मुझे माफ़ कर दो। आप ठीक कहते थे, मेरी जिद और अहंकार ने मुझे एकदम अकेला कर दिया है। मैंने उस इंसान को दुख दिया है जिसने हर पल हाल में मेरा साथ दिया। अब तो खुद पर ही मुझे घिन आने लगी है। काश कि तो यह बातें पहले समझ जाती बेटी। तू नहीं जानती तेरी ऐसी हालत देखकर मेरे दिल पर क्या गुजर रही है। विवाह तो एक गठबंधन है जो 2 लोगों को एक ही डोर से बांध लेता है। आशीष ने तो उस डोर को मजबूती से थामे रखा, लेकिन अफसोस तुम उसे संभाल नहीं पाई। लेकिन अब तुम अपनी पूरी कोशिश करो इस रिश्ते को संभालने की, और अब की बार आशीष के साथ अपने रिश्ते को ऐसी गांठ में बांधना कि वो खोलने से बिना खुले। अपने पिता की बात पारुल को समझ में आ गई। उसने तुरंत आशीष को फ़ोन किया, लेकिन बेल जाते ही किसी ने फ़ोन नहीं उठाया। 2-3 बार कोशिश करने के बाद भी जब कोई जवाब नहीं आया, तो पारुल ने तय कर लिया कि वो अगले दिन आशीष से मिलने जाएगी। अगली सुबह वो तैयार होकर आशीष के ऑफिस में पहुंच गई, लेकिन वहां जाकर मालूम चला कि आशीष किसी ज़रूरी मीटिंग में है। वहीं बैठकर पारुल आशीष का इंतज़ार करने लगी।
हालांकि सेक्रेटरी ने आशीष को यह बात बता दी थी कि पारुल मैम आपसे मिलने आई हैं, परंतु आशीष उससे मिलने नहीं आया। 3 घंटे यूं ही बीत गए। जब मीटिंग खत्म हुई तो पारुल अंदर आई। उसकी आंखों की लाली देखकर ही आशीष समझ गया था कि वो बहुत देर तक रोई है। कांपते स्वर में पारुल बोली, आशीष, क्या हम अपने इस रिश्ते को एक और मौका दे सकते हैं? कहते हुए वे फिर से रो पड़ी। तो आशीष बोला, पारुल, तुम्हारे लिए शादी ब्याह गुड़िया गुड्डे का खेल होगा, लेकिन मेरे लिए नहीं। तुम्हारे जाने के बाद मैं पूरी तरह टूट चुका था। अब बड़ी मुश्किल से संभल पाया हूँ। माफ करना पारुल, अब हमारा एक होना मुमकिन नहीं है। पारुल बहुत रोई, गिड़गिड़ाई, लेकिन आशीष नहीं माना। जो आशीष अपनी पत्नी की आंखों में एक आंसू तक बर्दाश्त नहीं कर सकता था, आज उसके फूट फूट कर रोने का भी उस पर कोई असर नहीं हो रहा था। अब मैं चलता हूँ, मेरी कहीं और मीटिंग है, कहकर आशीष तेजी से कदम बढ़ाता हुआ वहां से चला गया। पारुल उसके इस व्यवहार से दंग रह गई। अपनी गाड़ी में बैठकर आशीष खूब रोया। उसकी आंखों के सामने अपनी पत्नी पारुल का मुरझाया हुआ चेहरा बार बार आ रहा था। वो इतना पत्थर दिल आखिर कैसे हो गया? खुद को शांत करके उसने पारुल के पिता गंगाधर जी को फोन किया और बोला, क्यों पापा, क्यों? क्या कहा आपने मुझे ऐसा करने को? मैंने अपनी पारुल का इतना दिल दुखा दिया, जबकि उसकी आंखों में पश्चाताप मुझे साफ नजर आ रहा था। तभी गंगाधर जी बोले, बेटा, उसे अपने किए का पछतावा है, मैं जानता हूँ, लेकिन मैं चाहता हूँ कि उसे अपने रिश्तों की कद्र हो। अगर मैं उसके पिता हूँ तो तुम भी मेरे बेटे हो, और अपने बेटे को तुम्हें दोबारा यूं टूटते हुए मैं नहीं देखना चाहता। अगर उसे सब कुछ आसानी से मिल गया तो वो उसकी कीमत कभी नहीं समझ पाएगी। मैं तुमसे वादा करता हूँ कि अब जो पारुल तुम्हारे पास आएगी वो रिश्तों की कदर करना जानती होगी। शायद पारुल घर आ चुकी है। बेटा, अब मैं फोन रखता हूँ। क्या हुआ बेटी, रो क्यों रही है? कावेरी जी ने पूछा तो पारुल बोली, माँ, आशीष ने मुझे माफ नहीं किया, सब कुछ खत्म हो गया। अच्छा, तो आशीष से मिलने गई थी? फिर से मेरी बेटी का दिल दुखा दिया उसने। लेकिन तू फिक्र मत कर बेटी, उस पत्थर दिल इंसान से कल तुझे हमेशा हमेशा के लिए छुटकारा मिल जाएगा। उसकी माँ ने गुस्से से कहा तो गंगाधर जी के सब्र का बांध टूट गया। बस कावेरी, बहुत बहका लिया तुमने मेरी बेटी को, मुझे हैरानी है। उसकी माँ कहती हो तुम अपने आप को? अरे एक माँ तो अपनी बेटी सिखाती है कि परिवार में कैसा रहा जाता है, लेकिन यहाँ तुम उसकी जिंदगी बर्बाद करने पर तुली हो, कड़कती आवाज में गंगाधर जी बोले। तो कावेरी जी हैरान रह गई। फिर पारुल बोली, हाँ माँ, पापा बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, इसमें आशीष की कोई गलती नहीं है। मुझे ही उसके प्यार की कद्र नहीं हुई। उसने तो हमेशा मेरा साथ दिया था, मुझे अपने सर आंखों पर बिठा कर रखा, लेकिन मैंने क्या किया? अगर उस समय मैंने सही फैसला लिया होता तो आज मैं खुशी खुशी अपने पति के साथ अपनी ज़िंदगी बिता रही होती। लेकिन माँ, मुझे हैरानी तो इस बात की है कि अगर मैं रास्ते से भटक गई थी तो आपने मुझे सही रास्ता क्यों नहीं दिखाया? मेरे हर गलत फैसले को आप सही ठहराती रही। पारुल बोलते जा रही थी और उसकी माँ किसी गुनहगार की तरह नजरें झुकाए सब कुछ सुनती जा रही थी। फिर पारुल बोली, पापा, अब मैंने तय कर लिया है कि मैं आज ही, बल्कि अभी अपने पति के घर जा रही हूँ। अब चाहे मुझे उसके पैरों में गिरकर माफ़ी ही क्यों न मांगनी पड़े, लेकिन अब मैं आशीष से दूर नहीं रह सकती। इतना कहकर पारुल ने दरवाजे की चौखट लांघ दी और अपने खुद के घर जाने के लिए निकल गई। थोड़ी ही देर में कावेरी जी के फोन की बेल बजी। फोन उठाया तो उनकी बड़ी बेटी मोनिका बोली, मम्मी, बस बहुत हो गया। क्या हुआ बेटी, क्या बात है? कावेरी जी बोली तो दूसरी ओर से आवाज आई, मम्मी, अब मैं इस आदमी के साथ हरगिज नहीं रह सकती। न जाने क्या समझता है खुद को। अपने बच्चों को लेकर मैं अभी आपके पास आ रही हूँ। इतना सुनते ही कावेरी जी गुस्से से बोली, खबरदार, जो अपने पति से लड़कर यहाँ आई तो सुलह कर ले अपने पति से। मैं जानती हूँ उसे इतना भी बुरा नहीं है वो। दोस्तों, अगर मेरी कहानी पसंद आई हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिए। मिलते हैं अगली कहानी के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।